क्लास 10 बिहार बोर्ड में वास्तविक संख्या से यही चैप्टर हर एक साल घुमा फिराकर पूछा जाता है और अक्सर बच्चे यहीं फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन करना एकदम आसान तरीका से समझा दूंगा, वो भी लैंग्वेज के साथ, जिससे कि आप 5 नंबर पक्के कर पाओ। ठीक है, इस तरह के सवाल दीर्घ में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? तो थंबनेल कहता है वर्ग 10 गणित। ठीक है, वर्ग 10 गणित अगर आप चाहते हैं एकदम बेसिक से बनाए, भारतीय वन पब्लिकेशन का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां से आप पूरा गणित का सवाल जो है सॉल्व कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो का भी आपको मिल जाएगा क्या, प्लेलिस्ट में वीडियो। ठीक है, तो वहां पर जा करके आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, आज से हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो। ठीक है, 5 नंबर वाले सवाल। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। 5 नंबर में यही आएगा। अगर पेपर में आता है वास्तविक संख्या चैप्टर से, तो इस तरह के सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है इसको मैं इसमें समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहला नंबर सवाल कहता है सिद्ध करे। ठीक है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को सिद्ध करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो कैसे सिद्ध करेंगे? जब आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा अपरिमेय संख्या है, तो आपको मानना है इसको परिमेय संख्या। ठीक है, जब इसको सिद्ध करते जाएंगे और परिमेय संख्या के नियम को फॉलो नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल नंबर 1 का यहाँ पर लिखूंगा हल। ठीक है, सवाल नंबर 1 का हल, और यहाँ पर लिखना है यदि संभव हो तो। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि। यदि संभव हो तो माना कि। यदि संभव हो तो माना कि √5 क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको लिखना है। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में हो, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √5 बराबर p/q। ठीक है, √5 बराबर p/q, जहाँ p और q में, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? √5 बराबर p/q, इसको LCM करिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा p बराबर √5q। ठीक है, p बराबर क्या? √5q। अब दोनों साइड आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? p² बराबर 5q²। ठीक है, p² बराबर 5q²। अब यहाँ पर देख रहे हैं p² जो है 5 के गुणनखंड में है। ठीक है, 5 गुना q लिख सकता हूँ। तो p² के गुणनखंड क्या आएगा? 5 गुने q। तो यहाँ पे अगर 5 से भाग करूंगा तो p² में भाग लग जाएगा। अगर p² में 5 से भाग लग जाएगा तो p में भी 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा चूंकि p² 5 से विभाज्य है। ठीक है, p² 5 से क्या है? विभाज्य है। p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, p भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए p का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, p का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, p का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा, तभी तो 5 से इसमें भाग लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे p² क्या है? 5q²। अब p² बराबर मान लूंगा, अलग से 5m मानना है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा पुनः माना कि p बराबर कितना? 5m मानूंगा। तो यहाँ पर p² बराबर कितना आएगा? 25m² आएगा। p² बराबर 25m²। अब यहाँ पे रख देना है समीकरण 1 में p² का मान। तो यहाँ पर लिखिएगा p² का मान समीकरण 1 में रखने पर, p² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25m²। ठीक है, बराबर 5q²। 5 से 50 25 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ q² बराबर
5 से बचा 25 यानी 5 एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, जहाँ एम एक पूर्णांक है। अब क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसलिए Q का एक गुणनखंड, Q का एक गुणनखंड 5 होगा। Q का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। Q का एक गुणनखंड क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इधर का मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इधर का इरेज करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा तो 5, यहाँ पर P का गुणनखंड 5 आ रहा है और Q का भी गुणनखंड 5 आ रहा है। ठीक है, P का गुणनखंड 5 आ रहा है और Q का भी गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। चूंकि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, 5 है, जो कि हमने माना था उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी नहीं है, तो हमारे मानना के विपरीत हो गया, जो कि हमारे मानना के विपरीत है, जो कि हमारे मानना के विपरीत है, जो कि हमारे मानना के विपरीत है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं, अतः इस तरह से लिखना, अतः हमारी मानना गलत है, अतः हमारी मानना गलत है। ठीक है, हमारी मानना गलत है, इसलिए √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप 5 नंबर के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और भी अलग तरह के सवाल है। अब जैसे देखिए, इस तरह के सवाल आ जाता है तो आपको क्या करना है, जो रूट के बाहर वाले संख्या उसको अलग कर देना है और √5 को एक साइड छोड़ देना है और साथ में लैंग्वेज लिख देना है, बस सॉल्व हो जाएगा। कैसे लिखूंगा, दूसरा सवाल का शुरू में लैंग्वेज हर इस तरह के हर सवाल का वही होगा, यदि संभव हो तो माना कि। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, क्या मानेंगे, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर कितना होगा, P/Q होगा। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिएगा फिर से, जहाँ P और Q में एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, रूट वाला को एक साइड कर देना है और बिना रूट वाला को एक साथ कर देना है। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ देखिएगा, P/Q यानी कि 2√5 बराबर क्या लिखूंगा, 2√5 बराबर P/Q, +3 उधर जाएगा तो -3 होगा, और √5 बराबर क्या लिख सकता हूँ, P - 3Q, और बट्टे क्या आ जाएगा, 2Q। अब यहाँ पर देखिएगा, तो इसको कैसे भी सॉल्व करेंगे तो ये, चूंकि P और Q क्या है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है परिमेय संख्या आएगा, लेकिन √5 तो अभी सॉल्व किया है कि वो अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जो कि असंभव है, इसलिए जो है 3 + 2√5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो आप जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए P - 3Q/2Q भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, जो कि नहीं है,
अतः हमारी मानना गलत है। अतः हमारी मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 क्या आ गया? अपरिमेय संख्या है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको लैंग्वेज का यूज करना है और सॉल्व करना है। इसी तरह का सवाल आगे है, देखिए 6 + √2। इस तरह के सवाल को वही करना है, रूट वाला को एक साथ और बिना रूट वाला को एक साथ करना है। क्या करेंगे? तीसरा का ए है, यहाँ देखना, यहाँ लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि। ठीक है, 6 + √2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर क्या आएगा? p/q आएगा। यहाँ पर √2 बराबर कितना होगा? p/q और माइनस में 6 आएगा, यानी √2 बराबर क्या आएगा? p - 6q बटे क्या आएगा? q। ठीक है, यहाँ पर लिखना था जहाँ p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, p और q एक पूर्णांक है तथा p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह भी बात लिखना है, तथा p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p - 6q बटे q को भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। अतः हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 6 + √2 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं p - 6q बटे q क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि रूट के अंदर है, इसलिए हमारी मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और 6 + √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं अगला सवाल। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से क्या लिखूंगा यहाँ पर? यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 5 - √3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या आएगा? 5 - √3 बराबर क्या आएगा हमारे पास? p/q आएगा। ठीक है, यहाँ पर -√3 बराबर p/q माइनस में 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना है जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है? दोनों साइड -√3 बराबर p - 5q बटे क्या आएगा? q आएगा। इधर से माइनस से दोनों साइड गुना कर दीजिएगा, तो √3 बराबर आएगा 5q माइनस में p और बट्टे में यहाँ पे q आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा चूंकि 5q - p बट्टे q क्या आएगा? सॉल्व करने के बाद, चूंकि p और q पूर्णांक है, जिसको सॉल्व करने के बाद जो परिमेय संख्या आएगा, और यहाँ पे √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर क्या करूँगा? इस चीज़ को लिख दूंगा लैंग्वेज में। ठीक है, लिखूंगा, चूंकि ऐसे भी लिख सकते हैं 5q - p और बट्टे q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है,
होना चाहिए जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, ठीक है। इसलिए 5 - √3 क्या होगा, अतः हमारी मानना गलत है, इस तरह से लिखिएगा। अतः हमारी मानना गलत है, हमारी मानना क्या है, गलत है, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आपको लिखना है। आपको ये भी समझ में आया होगा। इस तरह से जो है, इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। एक और सवाल हमने लिया है इसमें, √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए काफ़ी आसान सवाल है। क्या लिखूंगा यहाँ पे, यदि संभव हो। इस तरह के सवाल को थोड़ा सा दूसरे ढंग से सॉल्व करते हैं। यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, क्या मानेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 बराबर क्या होगा, p/q होगा, जहाँ p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, p और q एक पूर्णांक है। इस तरह से तो हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है, p और q एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, p बराबर क्या आएगा, सॉल्व करके √3q आएगा, दोनों साइड यहाँ पे वर्क करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, p² बराबर 3q² आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखूँगा चूँकि p² 3 से विभाज्य है, क्योंकि p² में 3 से भाग देंगे तो लग जाएगा, क्योंकि 3 के गुणनखंड में है, p से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा, p भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, p भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए p का एक गुणनखंड 3 होगा, p का एक गुणनखंड 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मानूंगा p बराबर 3m मान लूँगा, ठीक है। पुनः माना कि p बराबर 3m, तो p² बराबर कितना आएगा, यहाँ पे रखना है, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारे पास 3q² आएगा, यानी कि 9m² बराबर हमारे पास 3q² आएगा। 3 तिया कितना होगा, 9 होगा, यानी q² बराबर 3m² यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो q² भी 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर इसको लिखूंगा q² 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा, इसलिए q का एक गुणनखंड 3 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब p और q में देखिएगा दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 में q का भी गुणनखंड 3 है और p का भी गुणनखंड 3 है, इसलिए p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 3 आ जाएगा, इसलिए p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा, जो कि हमारे मानना के विपरीत है, जो कि हमारे मानना के विपरीत है, अतः हमारी मानना गलत है, अतः हमारी मानना गलत है, अतः √3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्या से जो सवाल पेपर में आ सकते थे उस सवाल को हमने करवाया है, ठीक है। जो उलझन वाले सवाल थे जिसको सॉल्व करने में
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लो इस तरह के सवाल को सॉल्व करके। ठीक है, हमने लैंग्वेज के साथ बताया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।